हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अधिकांश लोग कहां नियोजित हैं। नियोजित का मतलब होता है नौकरी, एम्प्लॉयड। तो हम बात करने वाले हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो कहां पर लगे हुए हैं, कहां पर काम कर रहे हैं। उन क्षेत्रकों के बारे में, उन एरियाज के बारे में हमें जानना होगा, उन सेक्टर्स के बारे में बात करनी होगी कि लोग कहां कहां नौकरी कर रहे हैं। इससे हमें पता चले कि ऐसा कौन सा क्षेत्रक है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 2 की। अध्याय 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हमें यह पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्रक है जो रोजगार सर्वाधिक दे रहा है, जहां पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उस क्षेत्रक की तरफ जा रहे हैं, वहां से कुछ दो पैसे कमाकर अपना पेट पाल रहे हैं या उनका काम धाम चल पा रहा है। तो हमें यह जानना है, तो इस टॉपिक के माध्यम से हम जान पाएंगे, इस वीडियो के अंदर हम उस चीज को जान पाएंगे। क्लियर बात, चले आगे। तो अब बात आती है कि भाई अधिकांश लोग कहां नियोजित है ना, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहां पर नौकरी मिली हुई है। तो एक टेबल दी गई है हमारे सामने, एक टेबल है आलेख 2 बुक का, जो आप अपनी बुक जो आप देखेंगे उसका आलेख 2 है, टेबल नंबर 2 है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की सभी उत्पादों और सेवाओं का अंतिम मूल्य शामिल करते हैं, वो आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हमने पढ़ा हुआ था, आपको अगर याद ना हो तो मैं यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। ये तीनों का जो उत्पाद होगा, इन तीनों का क्या? अंतिम उत्पाद और सेवाएं। हाँ, तो ये अंतिम उत्पाद और सेवाएं जो है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, आप जानते हैं। तो अब सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करेगा। मतलब हर एक क्षेत्रक का कितनी हिस्सेदारी है ये यहां पर प्रस्तुत करेगा। 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदले महत्व को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। क्या है? तो हमने, आप देखेंगे कि 1973-74 में प्राथमिक मतलब क्षेत्रक की प्रतिशत वाइज अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 40% की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्रक की। चूंकि नीला कलर आपको प्राथमिक क्षेत्रक बताएगा, लाल कलर आपको द्वितीयक क्षेत्रक बताएगा और हरा कलर आपको तृतीयक क्षेत्रक बताएगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक है, ये द्वितीयक क्षेत्रक है और ये तृतीयक क्षेत्रक है। आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक लगभग 40% के आसपास योगदान देता है, मतलब इसकी हिस्सेदारी जो है वो 40% है। फिर आप 40 से लेकर 51-52 तक मतलब 12% के आसपास आप क्या देख पाएंगे? विनिर्माण क्षेत्रक को देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे 100, तो कितना हो गया? लगभग 48% के आसपास आप क्या देख पाएंगे? तृतीय क्षेत्रक को देख पाएंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जिस, चूंकि अगर हम पहले की तुलना में बात करें तो हमारा ये क्षेत्रक बढ़ गया, प्राथमिक भी बढ़ गया है और तृतीयक भी बढ़ गया। आगे आकर और देखें कि भाई इसने तो बड़ी तरक्की कर दी तृतीयक ने। तृतीयक क्षेत्रक तो आप देख पाएंगे लगभग कितना बढ़ गया है? तो 50 लगभग हो गया है ये 64, 65, 66% के आसपास हो गया। अगर यहां से अपन निकालते लगभग 66% के आसपास। प्राथमिक क्षेत्रक घट गया है और लगभग कितना हो गया है? 12% के आसपास प्राथमिक हो गया है और द्वितीयक फिर से बढ़ गया। ये 12 था, देखो अब लगभग डबल हो गया, तो कितना हो गया है? लगभग 24% के आसपास हो गया होगा। 20% से तो कम रहा नहीं होगा किसी भी हालत में, है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है वो बताती है कि किस क्षेत्र की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। वो चीज आपको समझ में आई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि चूंकि अगर 1973, 74, 2013, 14 में अगर हम बात करते हैं तो वर्षों का अंतर है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में आपने देखा कि क्षेत्रकों में जो महत्व का जो परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रकों में जो परिवर्तन हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं।
आपने सबसे खतरनाक परिवर्तन देखा है तृतीयक क्षेत्रक के अंदर कि आप देखेंगे ये, और फिर आप देख पा रहे हैं द्वितीयक में। इन दोनों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर ये भी यहां की तुलना में क्या हो गया है, अगर हम यहां की तुलना में देखें तो ये बढ़ गया है, और ऐसे ही विनिर्माण क्षेत्रक क्या है, यहां की तुलना में बढ़ गया। लेकिन अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक को देखते हैं तो ये क्या है, 1973-74 की तुलना में घट जाता है, इसका प्रतिशत कम हो जाता है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक का अनुपात है उसका प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। अब भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, ये हमने देख लिया कि परिवर्तन हुआ, उससे हम कोई नकार नहीं सकते हुआ, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है ना। रोजगार मतलब कि जैसे परिवर्तन देखा आपने कि तृतीय क्षेत्रक में कितना तेज परिवर्तन आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक क्षेत्रक का जो प्रतिशत है, आप यहां पर देखें प्राथमिक क्षेत्रक का जो प्रतिशत है 2013-14 में वो कम हो गया है, लेकिन आज भी अधिकांश लोगों की जीवन का या रोजगार देने का काम यही तृतीय क्षेत्रक ही प्राथमिक क्षेत्रक ही करता है। इसलिए कहा गया है कि रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर से हम एक डाटा देखेंगे, एक टेबल देखेंगे, आरेख 3 नंबर का है, आपकी बुक के अंदर भी है। 1970 से 78 और 2017 से 18 और 2003 में आप देखें कि क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा नौकरी या रोजगार देने वाला प्राथमिक क्षेत्र है। देखो 77-78 से 2017-18 का आप देखो। अब इसके पहले हमने हिस्सेदारी की बात की थी, ये रोजगार है ना, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बात कर रहे थे, ये सकल घरेलू उत्पाद में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 77-78 में भी लगभग 70% रोजगार कौन दे रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्रक दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, सेवा क्षेत्रक है जो 18% के आसपास है, और तीसरे पर कौन है, विनिर्माण है जो लगभग 11% के आसपास रोजगार दे रहा है। और अगर आप यहां पर देखते हैं तो हमने यहां भी पाया था कि यहां जो बड़ा सेगमेंट था वो लगभग आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का भी योगदान अच्छा था, लेकिन यहां पर प्रतिशत में हिस्सेदारी को देखें और यहां पर रोजगार में हिस्सेदारी को देखें तो रोजगार में बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। 17-18 में जब हम आए तो हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो है वो थोड़ा घटा, लेकिन फिर भी 44% के आसपास दे रहा है, आज भी सबसे बड़ा है। पर दूसरे नंबर पर 31% ये तृतीय क्षेत्रक है, इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और जो विनिर्माण क्षेत्र है वो 11 से 25 लगभग दुगना ये भी हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर रोजगार जो है वो रोजगार के मामले में आज भी कृषि आधारित मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ही आपको सर्वाधिक रोजगार मिल पा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आप देखें इनकी बढ़ोतरी की बात करें, लगभग 50% के आसपास आ गया, 52-53% के आसपास हिस्सेदारी हो गई है सेवा क्षेत्र की, लेकिन रोजगार में 52-53% नहीं है, ये अभी भी कितना है, 30-31% ही रह पाया है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा परिवर्तन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में हुआ है, क्षेत्रकों की सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है उसमें हुआ है। रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, सवाल अब यह आता है कि भाई जब आप क्षेत्रक में अगर हम देखें सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी आती है वो तो बढ़ गई है, लेकिन जिस क्षेत्र में अगर सकल, देखो पहले समझ लो आप, हो सकता है कि आपको अगर मौखिक बताऊं तो कई सारी बातें स्किप कर जाए। देखना, हमने 3 उत्पाद ले लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। ये क्या हो गया आपका, प्राथमिक, ये क्या हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका। और हम 2 प्रकार से अनुपात देख रहे हैं। कैसे 2 प्रकार से अनुपात देख रहे हैं, ये तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू, है ना, तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू अनुपात, है ना, तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुपात आता है, सकल घरेलू अनुपात में क्या योगदान आता है उस पर बात करेंगे। और फिर इनके बारे में हमें जानना है कि ये पहली चीज तो ये है, तो सकल घरेलू उत्पाद में कैसे बात होगी, कीमत के रूप में। इसकी अगर हिस्सेदारी अगर हम निकालेंगे तो इसकी हिस्सेदारी कैसे आएगी, कीमत के रूप में आएगी। कैसे आएगी, कीमत के रूप में। आपको बताना पड़ेगा भाई कि क्या कीमत है आपकी, क्या नहीं है, इस रूप में ही आप बता पाएंगे। फिर दूसरी चीज आपको बतानी पड़ेगी यहां पर कि ये तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हो गया। फिर हम बात करेंगे यहां पर कि भाई जो
इसकी हिस्सेदारी है, चूंकि अगर ये तीनों में कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ सेवा बन रही, तो लोगों को नौकरी मिल रही होगी, तो हमें रोजगार के रूप में भी देखना पड़ेगा। कैसे? रोजगार के रूप में भी देखना पड़ेगा। मतलब कौन सा क्षेत्रक रोजगार ज्यादा दे रहा है, ये दो तरीके से हमें देखना होगा। हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्रक की जो हिस्सेदारी है वो भले कम थी, लेकिन ये आज भी क्या है, रोजगार ज्यादा दे रहा है, ये रोजगार ज्यादा दे रहा है। अब आप देखेंगे, अगर हमने 1973-74 की अगर बात करी, तो 73-74 से हमने तुलना करी, इन तीनों में देखा, इन तीनों में तरक्की हुई है, और खास तौर से तृतीय क्षेत्रक की जो हिस्सेदारी है वो एकदम से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर आप देखें, जितने तेजी से इसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, उतनी तेजी से ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, उतनी तेजी से लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। रोजगार के मामले में भी आज भी कौन कहां पर निर्भर है लोग, अधिकांश वो प्राथमिक क्षेत्र पर। समझ में आई बात कि हम क्या यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो अब यहां पर यही बात की जा रही है कि भाई जब आप पर आपकी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी इतनी तेज बढ़ी है, आपका क्षेत्रक में जो परिवर्तन हुआ है वो इतना तेज हुआ है, तो रोजगार के मामले में क्यों नहीं हुआ? रोजगार भी तो उसी अनुपात में मिलना चाहिए, ताकि अब रोजगार मिलेगा तो हर आदमी की क्रय शक्ति अच्छी होगी, वो पैसा ज्यादा कमाएगा, पैसा ज्यादा होगा तो वो खर्च कर पाएगा और अच्छा जीवन स्तर जिएगा। तो सवाल यही आता है कि रोजगार का ही ऐसा क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ कि जब कृषि से उठकर अनुपात जो है वो तृतीय क्षेत्रक का बहुत बढ़ गया है, तो फिर तृतीय क्षेत्रक में रोजगार भी मिल जाना चाहिए अधिकांश। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको जानना है। मतलब आप देखें यहां पर कि अगर हम शुरुआत में बात करते तो प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान ज्यादा था। हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो के अंदर कि जब हमने विकास के लिए कुछ विकसित देशों का पुराना इतिहास देखा, तो पाया कि जब वो विकसित होने की प्रारंभिक अवस्था में थे तो उनकी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्रक में थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक से जो स्थानांतरण हुआ वो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय की तरफ ज्यादा हो गया। तो ये कैसे अनुपात, ये किस में शिफ्टिंग हुई है? ये शिफ्टिंग तो हुई है आपके कि सकल घरेलू उत्पाद में जो प्रतिशत है उसके हिसाब से। यही स्थानांतरण रोजगार में क्यों नहीं हुआ? आज भी कृषि पर क्यों निर्भरता ज्यादा है? द्वितीयक और तृतीयक में उतने ही ज्यादा लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली जितनी आप प्राथमिक क्षेत्रक में देखते हैं? द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, इसी कारण से यह स्थानांतर हमें देखने को नहीं मिला। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं हुआ। जैसे आप देखें यहां पर कि ये कुछ खेती किसानी काम कर रहे हैं, ये कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, तो इनकी संख्या कम है आज भी और देश में इनकी संख्या ज्यादा है। इसी कारण से तो कहा जा रहा है कि रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब ये लोग भी कुछ इस तरीके के हो जाना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं हुए, इस बात को ही समझना है हमें, कि है ना, इस बात को ही हमें जानना है। अब रोजगार और उत्पादन में वृद्धि के बारे में बात करनी है। जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्रक को तो हम छोड़ देते हैं, द्वितीय क्षेत्रक पकड़ते हैं। द्वितीय क्षेत्रक का मतलब क्या हो गया, जिसको आप औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, द्वितीय क्षेत्रक कहलाएगा। और सेवा क्षेत्रक का मतलब ये तृतीय क्षेत्रक कहलाएगा, मतलब कि मैं यहां 3 लिख देता हूं तो आप समझ लेंगे कि तृतीय क्षेत्रक कहलाएगा। द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक में जो रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हुई है उसको आप समझिए। यहां पर द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादन में वृद्धि 3 गुना से अधिक हुई है ना, 3 टाइम्स प्लस हुआ है, जबकि रोजगार में 3 गुना रही है। यहां पर 3 गुना से अधिक का मतलब 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है, लेकिन रोजगार कितना मिला है, सिर्फ 3 गुना। सेवा क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना हुआ है, मतलब यहां पर उत्पादन देखेंगे तो 14 गुना हुआ है, लेकिन रोजगार में वृद्धि 5 गुना हुई है। तो आप यहां से समझ पाएंगे इतनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हुई है, लेकिन वो उत्पादन की तुलना में ना के बराबर। इसी कारण से आज भी लोग रोजगार कहां से पा रहे हैं, खेती के क्षेत्र में पा रहे हैं। तो परिणाम तो आप देखेंगे देश के कुल श्रमिकों की स्थिति क्या हो गई। तो इससे हमें पता चला कि जब हमने यहां पर बात कर ली कि भैया औद्योगिक क्षेत्र में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में वृद्धि 3 गुना हुई है। सेवा क्षेत्र में 14 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में जो वृद्धि हुई है वो केवल 5 गुना होती है। तो यहां पर समझ में आया कि एक तो हमें प्राथमिक क्षेत्र मिल गया और एक तरफ हमने द्वितीयक और तृतीयक लिख लिया। हमारे पास टोटल 3 क्षेत्रक हैं। 3 में से भी अगर आप देखें तो प्राथमिक क्षेत्रक अकेला 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, खुदाई कर रहे हैं, खनिज से जुड़े हुए हैं, या खुद करते हैं या वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 50% से अधिक रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक और तृतीयक मिलकर भी 50 नहीं कर पाते, 50 से कम ये देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, मतलब हमारे वीडियो की जो हेडिंग है कि अधिकांश लोग कहां नियोजित हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अधिकांशता को नौकरी प्राथमिक क्षेत्र से मिलती है, बाकी को द्वितीयक और तृतीयक से मिलती है।
अब देश के श्रमिकों की स्थिति पर थोड़ी सी बात करते हैं कि लेबर की कंडीशन कैसी है। तो देश के कुल श्रमिक को अगर आप देखें तो कुल श्रमिक में आप देखते हैं कि सकल घरेलू उद्योग में योगदान इनका कितना है, 1/6 भाग होता है। अगर हम यहां पर बात करें कुल श्रमिक में, तो ये जो बात की जा रही है यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां से बात ये बढ़कर आई है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में ना। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, उसी के आगे की बात हम कर रहे हैं, श्रमिकों का योगदान। तो ये किसमें हो रहा है आपका, ये जो सकल घरेलू उद्योग में योगदान कौन दे रहा है ना। अगर हम श्रमिक के माध्यम से देखते हैं यहां पर कि कैसे योगदान हो रहा है यहां पर, तो आप देखें ये क्या हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इसी के ये वाली हेडिंग ही आगे बढ़ी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये इस कारण से लिखा है कुल श्रमिक, चूंकि पिछले वाले की कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 50% से अधिक मजदूर थे। आपने देखा था यहां पर कितने 50% प्लस हैं। और सकल घरेलू उद्योग में यहां पर कौन कौन से थे, तो आप देखेंगे यहां पर दूसरा और तीसरा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र थे। यहां पर 50% से कम मजदूर काम किया करते थे। तो कम मतलब 50% से कम लोगों को नौकरी मिल रही थी, और यहां पर 50% से अधिक लोगों को नौकरी मिल रही। नौकरी जो करेगा वो सब श्रमिक की कैटेगरी में आता है। कोई कुशल श्रमिक कहलाता है, कोई अकुशल श्रमिक कहलाता है, कोई शिक्षित श्रमिक कहलाता है, कोई अशिक्षित कहलाता है, लेकिन कहलाएंगे सब श्रमिक। तो देश के कुल श्रमिक में जैसे हमने देखा यहां पर, तो आप पाएंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे उनका योगदान या उनकी संख्या 50% से अधिक थी, और इनका योगदान आप देखें सकल घरेलू उत्पाद में केवल 1/6 है, मतलब 1/6 पार्ट है। और इनका कितना है, द्वितीय और तृतीय का इनका योगदान अधिक है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि भाई जो पहला, दूसरा और तीसरा था, तो इनमें उत्पादन अधिक हो रहा है, मतलब इनके उत्पादन का जो कीमत है, उनके उत्पादन का जो मूल्य है वो अधिक होगा। मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। इसी कारण से तो इस मूल्य अधिक होगा, तभी तो आप देख पा रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान लगभग 5/6 है। और इसका जो मूल्य है वो कम है, इसका मूल्य जो है वो क्या है, कम है। इसका मूल्य आप पा रहे हैं कि कम है, इसी कारण से इसका योगदान आप देख पा रहे हैं 1/6 है। ठीक, इसका योगदान इसी कारण से आप देख पा रहे हैं कि 1/6 है। अब दूसरी बात आती है कि ये 1, 2 और 3 हो गए हैं ना, हमने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय को देख लिया। अब हमने जब यहां पर रोजगार की बात की थी, तो प्राथमिक क्षेत्र देता है 50% से अधिक लोगों को रोजगार, है ना। कैसा, 50% से अधिक लोगों को रोजगार ये प्रदान कराता है। और ये क्या करवाता है, 50% से कम लोगों को रोजगार प्रदान करवाता है। ये 50% से कम लोगों को रोजगार प्रदान करवाता है। तो अब ये बात आई, अब क्या है, यहां पर हमने देखा कि भैया सकल घरेलू उत्पादन का हमने योगदान भी देख लिया क्या है, कैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि क्षेत्र में जो लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि जब आपको देख रहे हैं कि यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या 50% से अधिक है जिनको यहां से आय मिलती है, लेकिन अगर उत्पादन के मामले में जाते हैं तो हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं, इनसे हम काफी पीछे। अगर सकल घरेलू उत्पाद में हम योगदान की बात करते हैं तो इनका योगदान अधिक है, इनका योगदान कम है, 1/6। इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो क्या है कि लोग जो लगे हैं वो उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ज्यादा लोग हैं उनको निकालकर कोई दूसरी तरफ ले जाओ। तो इस दूसरा मतलब यह हो गया कि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, मतलब कृषि जरूरत से ज्यादा लोगों का पेट पाल रही है, उनको रोजगार दे रही है। उत्पादन अगर आप देखें कि जितने भी लोग लगे हुए हैं ना यहां पर कृषि के अंदर, जितने भी लोग लगे हैं, तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा इससे। अगर हम इनमें से कुछ लोगों को निकाल लेते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आप कुछ लोगों को अधिक जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए, अगर उनको निकाल भी लेते हैं तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि कृषि में क्या है, आपको अल्प बेरोजगारी देखने को मिलेगी कि समझ में नहीं आता कि काम है या नहीं है, फिर भी आप अगर है तो फिर उत्पादन करो, नहीं है तो वहां से निकलो। फिर भी लोग उसमें लगे हुए हैं, अगर उन लोगों को निकाल दिया जाए या वो बने रहे फिर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कहलाता है अल्प बेरोजगारी कहलाती है। एक उदाहरण लेते हैं छोटे किसान लक्ष्मी का, और उसका उदाहरण लेकर हमको ये अल्प बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं। एक छोटी किसान है लक्ष्मी का, उसका उदाहरण लेते हैं। उसके पास 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि है। असिंचित का मतलब समझते हैं, असिंचित का मतलब होता है कि उसके खेत पर कोई कुआं या ट्यूबवेल नहीं है, वो प्राकृतिक वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। सिंचाई के लिए वो क्या है, वर्षा पर निर्भर है।
ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें वो उपजाती है। ज्वार और अरहर क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं, उनको ही उपजाती है। और परिवार के सभी 5 सदस्य हैं ना, मतलब लक्ष्मी और 5 जो हैं उनको मिलाकर उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। वर्ष भर काम करते हैं तो कुछ उनका काम चलता रहता है। अब बात आती है कि क्यों करते हैं ये 5 के 5 वहां काम, साल भर काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, इस कारण से वो खेत में काम करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं, 5 के 5 काम कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं है। आप ये देखेंगे उनका जो श्रम प्रयास है वो विभाजित है ना। श्रम प्रयास मतलब जो उनका कोशिश की जा रही है काम करने की, वो विभाजित है, मतलब बटी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, थोड़ी बहुत, किसी ने कटाई कर दी, किसी ने निराई कर दी, किसी ने सिंचाई कर दी, ऐसा कुछ चल रहा है। परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, यह अल्प रोजगार की स्थिति कहलाती है। कोई को भी यहाँ पर ऐसा दिन भर के लिए काम नहीं है, साल भर के लिए काम नहीं है, तो इसकी स्थिति क्या कहते हैं? अल्प रोजगार कहते हैं। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन अपनी सभी क्षमताओं से कम काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? उसको अल्प रोजगार कहते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं ना, या है ना, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहलाती है। क्योंकि उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है। मतलब खुली बेरोजगारी हमें साफ समझ में आती है कि व्यक्ति बेकार है, नल्ला है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति काम कर रहा है, आपको लगता है खेत जाता है आता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है, कुछ वो कर नहीं पाता है, तो वो क्या होती है? उसको छिपी हुई बेरोजगारी, जो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है ना। ये खुली छिपी बेरोजगारी, इसी को अल्प बेरोजगारी और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं ये लोग रोज टिफिन लेकर अपने चौक पर आ गए काम करने के लिए, हो सकता है इनको काम ना मिले, जब काम नहीं मिलेगा तो घर वापस जाएंगे। जब एक दिन काम नहीं मिला, मान लीजिए हफ्ते में रोज जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन में रोज जाते हैं, लेकिन 6 दिन में 4 दिन या 3 दिन काम मिलता है, 3 दिन इनको आना पड़ता है। काम कैसे मिलता है? एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला, एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला। तो जिस दिन नहीं मिला उस दिन रोजगार है कि बेरोजगार है? उस दिन बेरोजगार है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? कि छिपी हुई। आपको समझ में नहीं आया? हम आज गए थे तो बोले कि वो कहां गए भैया? श्यामलाल। बोले काम करने गए। तो हमको लगा कि यार ये तो काम कर रहा है, कल तो हम गए नहीं, फिर परसों फिर पहुंचे तो बोले काम करने गए। तो हमने एक दिन छोड़कर जब हम गए, किस्मत से हमको बीच में वो नहीं मिला, तो हम क्या समझ लेंगे? या मोहल्ले वाले क्या समझेंगे? वो तो काम पर गया होगा, जबकि बीच बीच में उसको काम नहीं मिलता तो घर में बैठता है। तो इस कारण से उसको छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखते हैं भूस्वामी सुखराम का हम उदाहरण लेते हैं। अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। इसकी जमीन ज्यादा होगी तो लक्ष्मी के परिवार में, चूंकि लक्ष्मी के परिवार में आपने देखा था कि 5 लोग थे और ये 5 के 5 अपने खेत पर काम कर रहे थे, यहां से वो 1 या 2 लोगों को भाड़े पर ले जाता है। लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय हो जाएगी, है ना, कुछ पैसा मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी की खेती खराब हो जाएगी इससे? ये भी आपको सोचने वाली बात है। क्या 5 में से 2 चले गए तो खेती पर काम नहीं होगा? तो अब देखना, एक छोटे भूखंड पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है, 2 हेक्टेयर पर 5 लोग की जरूरत नहीं है, वहां पर 2-3 लोग काम कर सकते, आसानी से 2 लोग कहीं दूसरी जगह काम कर सकते हैं, चाहे तो मजदूरी चाहे कारखाना के अंदर काम। तो इससे अतिरिक्त आय होती रहेगी। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? तो अगर यहां पर 5 लोग थे तब भी उत्पादन उतना ही था, यहां पर 5 लोग थे तब भी उत्पादन इतना ही था, और 3 लोग आ गए तब भी उत्पादन इतना ही है ना, तब भी उत्पादन उतना ही है, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर जो 2 लोग हैं वो अतिरिक्त में भारित थे, उनको जबरदस्ती में काम दिया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि इनके पास काम तो था नहीं, अब काम मिला चलेगा, क्या खेत को कुछ असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए को छिपी हुई या प्रच्छन्न या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। क्लियर? 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं, उससे खेत के उत्पादन पर या कृषि के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे, उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको ये प्रच्छन्न बेरोजगारी भी यहां पर समझ में आ गई होगी। भारत में लक्ष्मी के जैसे कई लाखों किसान हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि 5-7 लोग हैं, 2 हेक्टेयर का खेत है, 1.5 हेक्टेयर का खेत है, लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए उनके परिवार के 1-2 लोगों को कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा ताकि आय का माध्यम बढ़ सके। खेती से जो खेती पर जो भार है वो हटे। चूंकि 7 लोग काम करें चाहे 4 लोग काम करें, उत्पादन उतना ही होना है, क्योंकि आप उत्पादन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जब ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उत्पादन उतना ही होना है, तो 3 लोग को कोई दूसरा काम तलाशना चाहिए, खेती से भार कम करना चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि खेती पर कितने लोग या प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं।
यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें किसी दूसरे समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तब भी कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, चलता रहेगा काम। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी, है ना। लोग कमाएंगे तो उनकी परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर भी ठीक होगा। अब बात करेंगे कि अल्प बेरोजगारी क्या है जो बीच में आई हुई थी अभी। ये अल्प बेरोजगारी कई सारे क्षेत्रों में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, ये और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी अल्प बेरोजगारी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख लो कि शहरों में जो सेवा क्षेत्र है, शहरों के जो सेवा क्षेत्र हैं, मतलब खास तौर से दैनिक रोजगार की तलाश में काम करते, जो हमने फोटो देखी थी, अपना टिफिन लिया और चौक पर चले गए, काम मिल गया तो बस काम करने चले गए, नहीं मिला तो बस टिफिन लेकर घर आ गए, खाना खा लिया। जिस दिन काम मिला उस दिन हम रोजगार में हैं, और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन हम बेरोजगार हैं। तो जिस दिन नहीं मिलेगा, चूंकि किसी को पता तो है नहीं, आपसे व्यक्ति क्या पूछता है, काम क्या करते हो, बोले चौक पे जाते हैं, और बोले कितना मिल जाता है, बोले 400 रुपए पर डे देता है। बस सामने वाला क्या करता है, 400 गुणे 30, बोले तुम तो 12,000 रुपए का महीना कमा लेते हो। अब सामने वाले को ये नहीं पता ना कि बीच बीच में कई बार काम नहीं मिलता। जब कई बार काम नहीं मिलता तो 12,000 से कम कमा रहे होंगे आप, 6, 7,000, 8,000 ही कमा रहे होंगे जब काम नहीं मिलेगा। जब इतना कम कमा रहे होंगे तो ये क्या है, फिर इस तरह से काम कुछ चलेगा नहीं। और बीच में जो आप बैठे हैं वो क्या है, अल्प बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। जिसे आप देखें, प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत की कार्य करने वाले लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें कई रोजाना काम नहीं कर पाते, काम नहीं मिल पाता। सेवा क्षेत्र सड़कों पर ठेला खींचते हुए कुछ चीजें बेचते हुए देखा होगा, वे पूरा दिन ठेला खींचते हैं, पूरा दिन सामान बेचते हैं, लेकिन कमाई उनको बहुत कम हो पाती है। आपने रिक्शे वाले देखे होंगे, कई सारी जगह चलते, दिन भर चलाते, कई बार इनको सवारी नहीं मिलती तो इनका काम नहीं चल पाता है। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बेहतर अवसर नहीं है, कोई बेहतर विकल्प नहीं है, इस कारण से काम कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि अधिकांश लोग कहां पर नियोजित हैं, कहां पर नौकरी कर रहे हैं। तीनों क्षेत्रों की हमने बात की, तो आपने देखा कि आज भी अधिकांश लोग कहां पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि उत्पादन की दृष्टि से देखें या सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है, लेकिन रोजगार देने के मामले में आज भी कृषि पर निर्भरता अधिक है तृतीयक और द्वितीयक की तुलना में। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और यहां पर जो एजुकेशन मिलती है वो कंप्लीटली फ्री मिलती है। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, कोई बाई परचेज ऐसा कुछ नहीं लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब हमारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी एप्लीकेशन पर, हमारी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं लिया जाता। हम कई सारे कोर्स चलाते हैं, डिफरेंट कोर्स आप देख लीजिए। हमारे टॉप कोर्सेज में सीबीएसई का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सारे आपको मिलेंगे। वहां पर स्कूल शिक्षा, फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, ये स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जो कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं वो होगी। फिर आ जाता है सीयूटी। 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो फिर उसके लिए आपको सीयूटी देना होगा, तो इसकी भी निःशुल्क तैयारी होती है। आईआईटी जेईई की भी तैयारी करवाते हैं, डॉक्टर बनना तो उसकी भी तैयारी करवाते हैं, नीट की। दूसरे राज्यों का भी हम सिलेबस कवर करते हैं, यूपी बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, इन सबको कवर करते हैं। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप सुधार सकते हैं स्पोकन के माध्यम से, वो भी कोर्स अवेलेबल है। कंपटीशन की सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जैप कैब, ये सारी तैयारियां हम यहाँ पर करवाते हैं। आप हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। वहां पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए अपने डाउट भी, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।